हेलो एवरीवन, आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं अरुण कुमार गुप्ता। आज आप लोग के लिए एयर पॉल्यूशन यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत जो भी अभी तक हमने देखा, ठीक है, उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे एयर पॉल्यूशन फ्रॉम मेजर इंडस्ट्री में। हमने अभी तक आपका 2 इंडस्ट्री के बारे में देखा। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री के बारे में देखे कि उससे क्या पॉल्यूशन होता है, और ये सेकंड आपका है एसिड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है वो आपका एसिड इंडस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपका सीमेंट इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि एसिड इंडस्ट्री से कौन कौन सी पॉल्यूटेंट निकलती है, और एसिड इंडस्ट्री में क्या होता है, और वहाँ से कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारा बोल सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे चीज़ों को। तो देखिए, एसिड इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपका मेनली बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं। तो ये सब एसिड हमारे इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपका बैटरी में यूज होता है। इसी प्रकार से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपका यूज होता है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, और भी बहुत अदर पर्पस के लिए, ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि ह्यूमन के आप मेडिकल फील्ड में भी बोल सकते हैं, आपको इस प्रकार के एसिड का यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, जिससे हमारा, तो सबसे ज़्यादा अगर एसिड बनेगी, देखिए आपका एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं 1983। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1983 गैस ट्रेजेडी हुआ था, कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, वहाँ पे भोपाल में क्या था? भोपाल में आपका यही एसिड इंडस्ट्री थी। ठीक है, ये एसिड इंडस्ट्री ही वहाँ पे था, जहाँ से क्या हुआ, गैस को लीक किया गया। वहाँ से जो गैस लीक हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ से लीक किया गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, जिससे आज भी लोग वहाँ पे ट्रेजिड हैं, मतलब वो उससे परेशान है, उससे उसकी इफेक्ट आज भी देखने को वहाँ के लोगों को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी बोल सकते हैं कि एसिड इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूटेंट निकलती है, अगर गलती से लीकेज वगैरह हो गई तो ये हमारे इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा आपका अभी हमने जैसे बात बताया कि आपका एसिड इंडस्ट्री से बेसिकली जो आपका एयर पॉल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक तो आज आप लोगों को क्लियर करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में, बाकी ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में कौन कौन सी चीज़ आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर साथ दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राइमरी आपका। यहाँ पे क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है एयर पॉल्यूटेंट का, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका प्राइमरी वाला है और ये आपका सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो प्राइमरी के अंतर्गत आपका आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, आपका बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आता है, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। ये सब आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है अमोनिया आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, पार्टिकुलेट मैटर आते हैं, और उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आती है। ये सब आपका क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में आपका सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड आता है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड आता है, या फिर HNO3 आता है, आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है, ये आपका सेकेंडरी में आता है। ठीक है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में आता है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, उसके बाद अमोनिया आता है, अमोनियम आता है, यहाँ पे अमोनिया आता है और यहाँ पे अमोनियम आता है, ध्यान रखिएगा। ये उसके बाद मेन आपका क्या है, ओजोन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंडरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए उस समय क्या हुआ, अगर हो सकता है आपका कंफ्यूजन यहाँ पे था कि सर वहाँ पे आपने प्राइमरी में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा दिए और सेकेंडरी में भी NO2 लिखा दिए। तो गलती से हमने कहीं से लिखा होगा, उनका टाइपिंग मिस्टेक के कारण हम भी टाइपिंग मिस्टेक कर लिए, मतलब कुछ लिख लिए, ठीक है। हम उसको अभी चेक किए हैं, तो ये मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत में नहीं आता आपका NO2 आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत में आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, एसिड के बारे में, कि एसिड इंडस्ट्री। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एसिड इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। तो एसिड इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका देखिए मेनली क्या आ रहा है आपका, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम मेजर इंडस्ट्री में एसिड इंडस्ट्री आर significant source of sulfur dioxide, nitrogen oxide, particulate matter, volatile organic emissions and other pollutant। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो है एसिड इंडस्ट्री वो आपका सफिशियंट सोर्स होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आता था, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सेकेंडरी में आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक एमिशंस ये सब आपका क्या होता है, प्राइमरी एंड अदर पॉल्यूटेंट। इस तरीके से इतने पॉल्यूटेंट हमारे यहाँ मतलब कि एसिड इंडस्ट्री से रिलीज की जाती है, ठीक है, बात कर सकते हैं। और यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर इसका कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब कि हमारे एसिड जो बनाए जाते हैं एसिड इंडस्ट्री में जो बनाए जाते हैं वो कौन कौन से टाइप के एसिड बनाए जाते हैं। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड हमारे कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होते हैं और कुछ हमारे बोल सकते हैं मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। तो ये सारे ये सारे हमारा बोल सकते हैं एसिड आपका एसिड इंडस्ट्री में बनाया जाता है। इसके आगे है हमारा मेन कि आपका इफेक्ट क्या होता है एसिड इंडस्ट्री से निकलने वाली ये जितने सारे पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सब पॉल्यूटेंट है, आपका बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक एमिशंस एंड अदर पॉल्यूटेंट, ये सारे पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं। तो हमारे यहाँ इफेक्ट क्या आता है। अब देखिए हमको ये चीज़ ज़्यादा इसको डीपली में नहीं पढ़ना कि एसिड इंडस्ट्री के अंदर होता क्या। हमारा जो सिलेबस में है ये दिया गया है कि एसिड इंडस्ट्री से क्या पॉल्यूटेंट निकलती है जिससे हमारा इन्वायरमेंट पे या एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, बस ये पढ़नी है। तो हम लोग वही चीज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ, अब यही चीज़ है आपका इफेक्ट ऑफ एयर, इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे अगर आप बात कर सकते हो किसके द्वारा, तो ये आप बोल सकते हैं कि आपका मतलब कि जो भी एसिड इंडस्ट्री से जो भी हमारा पॉल्यूटेंट निकलते हैं उससे कौन सा इफेक्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी पे या फिर इन्वायरमेंट पे। तो सबसे पहला है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट करता है आपका ब्रीदिंग एंड मे कॉजेज, ठीक है। आपका ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम करवाता है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है आपके सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, एंड मे कॉजेज मतलब और ये कारण भी बनते हैं हमारे सांस से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं उसकी भी कारण यही बनता है। उसके बाद है आपका रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब ये कॉज किसका है, रिस्पायरेटरी मतलब जो भी सांस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी बीमारियां होती है उससे, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब कि आपका बोल सकते हैं कि सांस से रिलेटेड बीमारी की जितने भी कारण है वो आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। दूसरा आप बोल सकते हैं कॉजेज अस्थमा, ठीक है। देखो अस्थमा भी आपका सांस से ही रिलेटेड है, तो ये अस्थमा भी कॉज करता है। ब्रोंकाइटिस आपका एक प्रकार का बीमारी होता है जो सांस से ही रिलेटेड होता है। इम्फेसिमा, ठीक है, ये भी आपका सांस से ही बीमारी है। सारे के बीच में एक कॉमा है, ठीक है, तो ये कॉमा आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सारा बीमारी है, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, ये आपको थोड़ा सा केवल याद रखना है। एम्फेसाइजमा क्या होता है, फिर ब्रोंकाइटिस क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग को डीपली में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेडिकल का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे केवल बस उसका कारण देख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें याद करना, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है एसिड रेन का। एसिड रेन का दो कंट्रीब्यूटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है और एक कौन है, नाइट्रोजन
ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपका क्या होता है, एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण होता है। और यही आपका एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं एयर पॉल्यूशन में। और ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश इससे रिएक्शन करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O, तो ये क्या बना लेगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगा, आपका H2SO4 बना लेता है भैया। इस तरीके से कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से ये आपका एसिड बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड से हमारे पे क्या मतलब कि ह्यूमन पे और आपका जो भी इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर आपका ह्यूमन पे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब हो सकता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उससे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होगी वो होगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, मतलब कि आपका बोल सकते हैं श्वसन नली में बीमारियां आती है। उसके अलावा आपका अस्थमा आता है। ठीक है, अस्थमा में आपको क्या होता है कि सांस ब्लॉक होने लगती है, ब्रोंकाइटिस होती है। उसके बाद इम्फेसीमा होती है, ठीक है, इम्फेजिमा होती है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन है। तो ये हो गई आपका सल्फर डाइऑक्साइड से इफेक्ट हमारे ह्यूमन पे और इन्वायरमेंट पे। और कहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ, एसिड इंडस्ट्री से। याद रखिएगा ये कहाँ से हुआ है, एसिड इंडस्ट्री। ठीक है, एसिड इंडस्ट्री से। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड से कौन कौन सी, और ये अभी इफेक्ट ही है, ठीक है, उसी में कंटिन्यू है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड में अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपका क्या क्या होता है तो देख लीजिए। इट कॉजेज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज ग्राउंड लेवल ओजोन, एसिड रेन वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन। ठीक है, डिटोरिएशन का मतलब होता है कि आपका वाटर क्वालिटी क्या होता है कि उसको खराब करता है। तो इस तरीके से बात कर रहा है। और ये क्या करता है, आपका ग्राउंड लेवल पे ओजोन लेयर को बना देता है, मतलब। और ये क्या करता है, एसिड रेन में भी आपका इफेक्ट करता है। यहाँ पे बीच में कॉमा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए था और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग नोट्स कीजिएगा तो अच्छे से थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपको उल्टा इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज नाम अलग है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको ATG याद कर लीजिए। और दोनों आपका बनता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कोई नहीं आता है, ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आप लोग को। ठीक है, वो आप वहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग के PDF में दिखाया, तो वहाँ पे आप उस तरीके से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी हमने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए थे, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो प्राइमरी में जो लिखाए थे वो सही था, आपका सेकेंडरी में लिखा दिए थे NO2, उसको काट दीजिएगा, NO2 सेकेंडरी में नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका एडवर्सली इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है हमारा इन्वायरमेंट पे। और क्या करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन बनाता है, एसिड रेन आपका फॉर्मेशन करता है, एंड वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन करता है। ठीक है, तो इतने सारे काम ये करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि इट कॉजेज डिजीज लाइक अस्थमा, डैमेज लंग टिश्यू। ठीक है, ये भी आपका अस्थमा मतलब अस्थमा जैसे बीमारी को पैदा करता है। और क्या करता है, आपका लंग्स टिश्यू को, जो भी आपका लंग्स का टिश्यू है उसको क्या करता है, ये डैमेज करता है। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद आगे आपका हो गया नेक्स्ट, अगर आप बात करती है तो नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड में बात करें तो इट कॉजेज variety of health problem and adverse environmental effects such as ground level ozone, acid rain, water quality deteriorations। देखिए यहाँ पे ना हम लोग सॉरी थोड़ा सा हम ऊपर वाला ही पढ़ रहे थे, वो हमको समझ नहीं आता। नाइट्रस ऑक्साइड ये अलग है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग करता है। ठीक है, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता है। अब हम लोग देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो ये अब नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलता है, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग करवाता है।
क्यों? क्योंकि ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ग्रीन हाउस गैसेस हमारा ग्लोबल वार्मिंग कराते हैं, ठीक है। ये इतना चीज़ तो हम लोग को पता ही है। ग्रीन हाउस गैसेस होने के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग आपको 5th यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। उसको हम डिटेल में वहीं पे बताएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप मतलब जान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि बोल सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना और ग्लोबल का मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है? इससे हमारा जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी हमारा बर्फ़ है वो क्या होगा? पिघल जाएगी। तो हमारा समुद्र का जो लेयर है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास में जितने भी हमारा आइलैंड है वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट पे ये बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है इट हैज़ 300, ठीक है। इट हैज़ 300 टाइम्स यहाँ पे होगा, ठीक है। 300 टाइम्स एटमॉस्फेरिक हीट, यहाँ पे टाइम्स लिख लीजिएगा, ठीक है। इट हैज़ 300 टाइम्स एटमॉस्फेरिक हीट कैरिंग कैपेसिटी देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ये 300 गुना ज़्यादा आपका एटमॉस्फेरिक हीट कैरिंग कैपेसिटी है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको इन्वायरमेंट को, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस ऐसे है, वो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग करता है, लेकिन उससे 300 गुना ज़्यादा ये आपका कौन करता है? नाइट्रस ऑक्साइड करता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो कॉज होगा यहाँ पे, ठीक है। और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ऑल्सो कॉज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि ये क्या करता है? इसके अलावा आपका जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, उसका जो लेयर है उसको वो क्या कर रहा है कि थीन करते जा रहा है। थीन कैसे कर रहा है? थीन इस प्रकार से कर रहा है कि वो रिएक्शन करके उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम आपको बताए थे नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। और ओजोन आपका एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होते हैं, तो ये यहाँ से भी धीरे धीरे करके ओजोन को क्षय करते जाता है, और उससे वो पॉल्यूटेंट आपका ग्राउंड लेवल को ओजोन लेयर को बढ़ाता है। ग्राउंड लेवल पे ओजोन, और ग्राउंड लेवल पे अगर ओजोन की बात करते हैं तो वो क्या होता है? आपका पॉल्यूटेंट होता है। थोड़ा सा समझिएगा हर एक बात को, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ आपको बारीकी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट इससे कौन कौन सी और निकलती थी? तो अभी हमने देख लिया आपका सल्फर डाइऑक्साइड देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा, नाइट्रस ऑक्साइड देखा। अब आपका नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर। ये दो और हैं आपके, जिससे जो कि आपका एसिड इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो उसका इफेक्ट भी क्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग उसका भी देखते हैं। चलिए तो अभी आप लोग के सामने आ गया सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट। मतलब मिस्ट का मतलब होता है डस्ट की बात करते हैं, बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और वो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि लिक्विड का टीनी पार्टिकल्स या फिर बहुत छोटा छोटा लिक्विड का ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसी को हम लोग मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मिस्ट एक प्रकार का आपका फोग की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे फोग होता है, फोग में क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं और भी आपके पॉल्यूटेंट मिले होते हैं, तो उसको फोग बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट होते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होते हैं। इट कॉजेज बर्निंग ऑफ स्किन, इटरेशंस इन आइज, नोज, थ्रोट एंड लंग्स, ठीक है। ये क्या करता है? आपको स्किन में स्किन का जलन सा आएगा, ठीक है, बर्निंग होगी। ये आपको इस प्रकार से मतलब कि देखो एसिड रहेगा, अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड आप मतलब कभी बैटरी का पानी को अगर आपने कहीं पे त्वचा पे लग गया गलती से या किसी भी पार्ट पे बॉडी का किसी भी पार्ट पे लगता है तो आपको लहर से आता है, वही चीज़ है बर्निंग ऑफ स्किन, इरिटेशंस इन आई। और अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में है छोटा छोटा, हम आँख मतलब कैसे ही रोड पे चल रहे हैं तो हमारे आँख में भी वो आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? इटरेशंस इन आइज आएगा। फिर नोज में भी आपका जलन से आएगा, थ्रोट एंड लंग्स में तो दिक्कत होगा। थ्रोट मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं मुंह खुलेगा तो गले में जाएगा। देखते हो कि कोई भी चीज़ मान लिया कोई भी गंदगी वगैरह या पॉल्यूटेंट वगैरह हमारे अंदर जाता है तो हमें घुटन सी होने लगती है या फिर बोलने में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। और लंग्स भी हमारा जो भी फेफड़ा उसको में भी ये
आपका इफेक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है इट एट हायर लेवल कैन कॉजेज बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन लंग्स। अगर ये हाई अमाउंट में हो गया, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में ये पाया गया सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, तो वो क्या करेगा, आपको लंग्स के अंदर में पानी भर देगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे होता है ना, कहता है फेफड़े में पानी हो गया फिर, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखो फेफड़ा में जनरली क्या होता है, हवा अंदर जाता है, ठीक है, हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हमारा एटमॉस्फेयर से जो भी हम लोग सांस के थ्रू अंदर लेते हैं वो जाता है और वहाँ पे वो पंप होता है और पंप होकर बाहर आता है, यानी कि वो फैलता और सिकुड़ता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि स्पंज की तरह होता है। अब उसमें अगर पानी चल गया तो पानी को वो स्पंज नहीं करेगा, ठीक है, उसको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से अगर ये हायर लेवल में हुआ तो ये लंग्स में क्या करेगा, फ्लूइड की प्रेजेंस बढ़ा देगी, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आपका है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर हमने आपको बताया था कि पार्टिकुलेट PM होता है, PM10 होता है और PM, देखो सब में वही चीज़ है, थोड़ा सा केवल थोड़ा ध्यान रखना है कि किस में क्या होता है। PM10 और PM2.5 होता है, तो यही आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है। और ये आपका देखिए ये प्राइमरी में भी आता है और सेकेंडरी में भी, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर वैसा कुछ डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए कभी ये इसमें मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा ही नहीं आपको इस तरीके से कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। पार्टिकुलेट मैटर a small particles less than 10 micrometer in diameter have greatest है, यहाँ पे greatest health problems, यहाँ पे गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा greatest, ठीक है, greatest health problems due to इनहालेशन, ठीक है। इनहालेशन का मतलब होता है कि हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं। देखिए 10 माइक्रोमीटर कहने का मतलब क्या हो गया, PM10 की बात कर रहा। 10 मतलब होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर डायमीटर से छोटा अगर कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होगा, उसी को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई किए थे 2 तरीके से। तो ये क्या करेगा, आपके हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेटेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम आपको देगा जब सांस लेंगे, तो ठीक है, वो सांस के थ्रू हमारे अंदर में चला जाएगा और हमारे अंदर में जाने के बाद वो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, ठीक है, अस्थमा वगैरह, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे बस हेल्थ प्रॉब्लम समझ जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइन पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर आर द मेजर कॉज ऑफ रिड्यूस विजुअलिटी। इसके कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर फाइन पार्टिकल्स यानी कि PM 2.5 की बात करते हैं, 2.5 कहने का मतलब हुआ कि जो डायमीटर होगा पार्टिकल्स का वो आपका 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होगा या फिर इसी के बराबर होगा, तो ऐसे सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे। और एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक प्रकार का आपका धूमिला सा दिखने लगेगा, यानी कि विजुअलिटी कमेगा। इससे आपको हमने बताया था कि इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ता है, साथ में क्या होता है, मान लिया जाए कि आप कोई भी व्हीकल्स वगैरह चला रहे हैं और आपको दिखेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये दिल्ली में हमेशा आपको PM10 और PM 2.5 की बात होती रहती है, क्योंकि वहाँ विजुअलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार आपका एसिड रेन से कौन कौन सी एसिड इंडस्ट्री से आपका कौन कौन सी पॉल्यूटेंट निकलती है, ठीक है, और उससे क्या क्या इफेक्ट है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे, इसके बारे में आज हमने अभी तक देखा, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है आगे कि नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री से कौन कौन सी आपका इफेक्ट होती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री। तो चलिए देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री से कौन कौन सी एयर पोल्यूशन होती हैं और सीमेंट इंडस्ट्री बनाया है। देखो सीमेंट इंडस्ट्री जो भी होता है वहाँ पे मेनली सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट आपका बनता किस चीज़ से है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। सीमेंट आपका बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि रॉक से बनता है, ठीक है, कुछ रॉक के पार्टिकल्स भी रहते हैं उसमें, कुछ आपका जो भी थर्मल पावर प्लांट से जो भी ऐश निकलता है, जो भी राख निकलता है उसको भी मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, कुछ लाइन मिलाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ मिलाकर आपको सीमेंट बनाया जाता है। और
इस प्रक्रिया में आपको वहाँ से बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलती हैं, ठीक है। उसको गर्म भी किया जाता है, गर्म करके उसको हम लोग और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। बनाने का बहुत सारे प्रोसेस में इस तरीके से जब गर्म करते हैं तो उससे वहाँ से बहुत सारे एसिड वगैरह निकलते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आपका सीमेंट इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है और उसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेटेड फ्रॉम द क्लीन एंड ड्राई प्रोसेस। देखिए जब हम लोग सीमेंट का क्लीन और ड्राई प्रोसेस करेंगे, क्लीन मतलब कि उसको साफ करते हैं, ठीक है, और उसको जब हम लोग सुखाते हैं तो आपका मेनली दो चीज़ निकलता है। वो कौन कौन सा होता है? एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि एयर में मिलकर एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज जनरेटेड फ्रॉम द सल्फर कंपाउंड्स इन द ओर एंड कंबसन ऑफ फ्यूल। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो आपका कहाँ से निकलता है? वो जनरली जनरेट होता है आपका सल्फर कंपाउंड से, जो कि आपका खदान में रहता है। जो भी खान से अगर मान लिया जाए कि हम लोग सीमेंट बनाने के लिए सामान मतलब कि आप बोल सकते हैं रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, वो रॉ मटेरियल में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और उसी सल्फर कंपाउंड से वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके अलावा जो भी हम लोग फ्यूल वगैरह कंबसन करवाते हैं वहाँ पे, जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए ना हम इसको गर्म करना पड़ता है, और गर्म करके इसको हम लोग को फिर से इसमें हम लोग कुछ एडिटिव्स वगैरह मिलाते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको कंबसन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और उस फ्यूल से यहाँ पे क्या आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट, मतलब ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंबसन ऑफ फ्यूल इन रोटरी सीमेंट क्लीन जनरेटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन इन द फ्यूल, ठीक है। देखो साइमल्टेनियसली जब हम लोग सीमेंट को क्लीन करते रहते तो उस समय तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता ही है आपका, उसके में जो भी कंपाउंड है उससे। इसके अलावा उसमें जो भी आपका कंबसन में फ्यूल होता है, ठीक है, जो भी कंबसन के लिए फ्यूल यूज करते हैं तो वहाँ से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में आपका क्या भी नाइट्रोजन भी निकलता है, ठीक है। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है आपका कहाँ से? नाइट्रोजन इन द फ्यूल। जो भी फ्यूल में नाइट्रोजन थोड़ा मोड़ा पाया जाता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आपका कंबसन से और साथ में आपका जो भी रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं आपका सल्फर और नाइट्रोजन, वहाँ से ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, और ये हमारे लिए बोल सकते हैं कि आपका पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ कि सीमेंट इंडस्ट्री से कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, ठीक है, यानी कौन कौन सा आपका बोल सकते हैं कि बाहर में निकलता है। अब ये तो आपको मतलब कि पॉल्यूटेंट की बात बोल दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि भैया ये सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं और इसका इफेक्ट है यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन फ्रॉम मेजर इंडस्ट्री में आपका सीमेंट इंडस्ट्री की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है कि सीमेंट इंडस्ट्री में होता क्या और सीमेंट इंडस्ट्री होता क्या है और बेसिकली ये क्या करता है। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाया जाता है, सारे लोग को पता होगा, हमें भी पता, आप लोगों को भी पता, तो इसमें तो कुछ नया चीज़ है नहीं। बस बात ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री से कौन कौन सा चीज़ है उसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है, समझनी है। जैसे इन 2007 बात करो, 2007 की बात करते हैं, ठीक है। 2007 में सीमेंट इंडस्ट्री एलोन वाज रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस 5% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। बोल सकते हैं आपके टोटल 5% ग्रीन हाउस गैसेस का, टोटल ग्रीन हाउस गैसेस मान लिया जाए कि 100 हुआ, 100 यूनिट में आपका 5 यूनिट केवल आपका सीमेंट इंडस्ट्री से ही प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। समझ सकते हैं आप ये कितना अमाउंट में ये ज़्यादा जनरेट करता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस आपका ग्लोबल वार्मिंग करवाता है, तो ये बहुत हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट का, द पॉल्यूटेंट एमिट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री। आपका कौन कौन सी सीमेंट इंडस्ट्री से पॉल्यूटेंट निकलती है? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल्स है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अभी हमने आपको बता दिया। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है,
और डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट तो बहुत ज़्यादा निकलता है, आपको पता ही है कि जहाँ पे भी सीमेंट का काम होता है वहाँ पे आपका डस्ट भर भर कर आता है। डस्ट से क्या होता है, हमारे लंग्स में जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण आती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बोल सकते हैं कि इस पर हम लोग को बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी कि हमें यहाँ पे इसका कंसिडर करना एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज लाइमस्टोन एंड क्ले। आपका जो सीमेंट बनता किससे है, जो रॉ मटेरियल होता है सच एज लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन एक पत्थर होते हैं, ठीक है, स्टोन होती है उससे, एंड क्ले, क्ले का मतलब आपका मिट्टी, ठीक है, मतलब गीला मिट्टी होता है, तो इससे आपका सीमेंट बनाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर आर components of cement in which calcium carbonate is heated in rotary kiln। ठीक है, क्लीन मतलब एक प्रकार का प्रोसेस है। देखो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलता कहाँ से, अगर बात करें तो ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस ऑफ आप बोल सकते हैं क्लिंकर कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट इन विच कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बात कर लो, अगर मान लिया CaCO3 में से यहाँ से ही ये जब प्रोसेस होती है, सीमेंट बनने की प्रोसेस होती है, इसको मतलब क्लिंकर किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, इसको मतलब ग्राइंडर में जाकर मतलब कि पीस दिया जाता है, तो उस समय यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपका अलग हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपका पॉल्यूटेंट हो जाती है और ये आपका आगे चल के काम करती है सीमेंट की तरह, ठीक है, और ये कि बाइंडर की तरह काम करती है। तो ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए हमको ये नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ये नहीं पढ़ना है कि भैया ये इसमें बनता कैसे है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेनली आपको पढ़ना था ये वाला स्लाइड जो हमने आपको पहले बता दिया, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेटेड फ्रॉम द क्लीन एंड ड्राई प्रोसेस, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड इज जनरेटेड द सल्फर कंपोनेंट्स इन द ओर एंड कंबसन ऑफ फ्यूल। इसके बाद थर्ड गया है द कंबसन ऑफ फ्यूल इन रोटरी सीमेंट क्लिनिक जनरेटेड द नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब बता दी यहाँ पे कि सल्फर डाइऑक्साइड आप और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका क्लीन और ड्राई प्रोसेस में निकलता है। आपका यहाँ से जो भी फ्यूल यूज होता है उसमें बोल सकते हैं कि फ्यूल यूज होता है, वहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन भी आपका फ्यूल से निकलता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री इन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सा इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारे इंडस्ट्री और हमारे ह्यूमन हेल्थ पे होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। सबसे पहले आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो निकला, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, द अफेक्ट ब्रीदिंग एंड मेक काउज, सॉरी फिर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, काउज होगा, काउज रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अभी इससे पहले भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड आपका किस में पढ़े थे, एसिड इंडस्ट्री में भी पढ़े थे। तो एसिड इंडस्ट्री में भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड यही काम करता है। देखिए हर एक इंडस्ट्री में अगर सिमिलर करीब करीब आपको एयर पॉल्यूटेंट निकलती है तो वही चीज़ आपका हर एक जगह पे लिखना है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, बस केवल आपको मेनली ये चीज़ याद रखिए कि कोई इंडस्ट्री से कौन से निकलती है और उसको आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी एक में भी याद कर लीजिएगा तो सारे में एक ही चीज़ होता है। तो बाकी तो हमें क्या है कि सिलेबस जैसा है आपको कवर करना है, इसलिए हम हर एक चीज़ आपको लिख लिख कर देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पे भी है काउज होगा, यहाँ पे हमने कफ लिख दिया, ठीक है, काउज होगा, काउज अस्थमा ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसाइजिम अभी बताए थे वही। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका वही होता है कि एसिड रेन का आपका प्राइमरी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि फोटो केमिकल स्मोक बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपका है, ठीक है, कि ये आपका फोटो केमिकल स्मोक बनाते हैं। इसके बाद कॉजेज डिजीज लाइक कस्टमर डैमेज लंग्स, ठीक है, कस्टमर डैमेज लंग्स मतलब बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि जो भी कस्टमर नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से यहाँ पे लिखा गया है, इसमें बोल सकते हैं कॉज डिजीज लाइक अस्थमा होगा, अस्थमा डैमेज, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर नहीं होगा, अस्थमा होगा, ठीक है, यहाँ पे अस्थमा है।
तो ध्यान से रखिएगा, कॉज डिजीज लाइक अस्थमा, डैमेज लंग्स टिश्यूज, ठीक है। मतलब जो भी हमने अभी हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड का पढ़े हैं किसमें, एसिड इंडस्ट्री में, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। और क्या होता है नेक्स्ट आपका मेन कंट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कंट्रीब्यूटर और मेन कंट्रीब्यूटर आपका एसिड रेन का कौन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही दोनों मिलकर आपका एसिड रेन ही तो बनाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये नेक्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो और नेक्स्ट क्या निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मेनली क्या होता है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कॉज होगा, ठीक है। कॉज है, कॉज ग्रीन हाउस गैसेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार का आपका पॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में डस्ट का पार्टिसिपेंट। अगर डस्ट होगा तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। सबसे पहले आपका रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब सांस लेने में दिक्कत। आपको भी पता है अगर मान लिया जाए कि आपका धूल कण ज़्यादा होता है तो हमें बोल सकते हैं कि सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत होती है, हमें घुटन सी होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा है हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि आपको डस्ट पार्टिकल्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका हेल्थ प्रॉब्लम दिक्कत होगी। मतलब कि आपको फेफड़ा से संबंधित आपका मतलब कि जितना आप इफेक्टिव काम कर रहे थे उतना आप इफेक्टिव काम नहीं कर पाइएगा जहाँ पर डस्ट वगैरह उड़ता रहेगा, ठीक है। थर्ड में आपका है डिजीज लंग्स फंक्शन, मतलब डिक्रीजेज लंग्स फंक्शन। जो भी लंग्स फंक्शन अभी नॉर्मल अगर अच्छे एटमॉस्फेयर में काम कर रहा था उससे वो फंक्शन उसकी कम जाएगी। फंक्शन करने का मतलब कि जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी कार्य करने की क्षमता है, उसमें क्या आएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। डिक्रीमेंट मतलब घट जाएगी। और फिर आपका नेक्स्ट है, अगर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा उड़ेंगे तो क्या करेंगे, विजुअलिटी को भी घटा देंगे, यानी कि वो भी मतलब कम दिखने लगेगा। तो ये सारे कारण हैं हमारा आपका डस्ट के कारण। तो ये ओवरऑल आपका सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में था कि सीमेंट इंडस्ट्री मेनली वहाँ से कौन कौन सी एयर पॉल्यूटेंट निकलती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या किया जाता है। वहाँ पे आपका लाइमस्टोन से बोल सकते हैं, लाइमस्टोन और क्ले के हेल्प से आपका क्या बनता है, सीमेंट बनता है। उस प्रोसेस में उसको ड्राई भी किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। क्लीन करने का मतलब क्या होता है कि उसको प्योरीफाई करते हैं कि उसमें से कोई भी मान लीजिए कि ऐसे मटेरियल्स, क्योंकि और की बात करो तो और आपका पार्टिकुलरली एक मतलब फिक्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है किसी भी अयस्क में। एक आपका बोल सकते हैं कि शुद्ध मात्रा में कोई भी कंपोनेंट नहीं पाता, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। तो उसी अशुद्धियों को हटाने के लिए हमें उसे क्लीन करनी पड़ती है। तो क्लीन करते समय हमें बहुत सारे उसमें से पॉल्यूटेंट बाहर निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको धोते हैं, तो धोते तो वाटर पॉल्यूशन होता है। अगर उसको मान लिया पाउडर बनाया और पाउडर बनाकर उसको हम लोग फिल्टर कर रहे हैं तो वहाँ से क्या आएगा, बाहर में आपका बोल सकते हैं कि सल्फर ऑक्साइड आ सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिएक्शन करेगा अगर मान लें वाटर के साथ या फिर किसी और के साथ, ठीक है, या फिर उसको हम लोग हीटेड करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सारे चीज़ हमारे आपका सीमेंट इंडस्ट्री के साथ। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोग को नेक्स्ट में मिलते हैं।